गुड मॉर्निंग मित्रों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग सैंधव सभ्यता के हर एक क्लास को अच्छे से और बार बार देख चुके होंगे। यदि आप नहीं देखे हैं तो उस क्लास को अच्छे से देखिए, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत उपयोगी है और प्रत्येक एग्ज़ाम में उस टॉपिक से अवश्य ही क्वेश्चन रहता है। आज हम लोग बात करेंगे आदि ऐतिहासिक काल के सिंधु सभ्यता के बाद का भाग यानी वैदिक सभ्यता का। हम लोग वैदिक सभ्यता में जो अध्ययन करेंगे उसमें मुख्य होगा परीक्षा उपयोगी वह फैक्ट तथा उससे संबंधित कुछ कॉन्सेप्ट जो एग्ज़ाम में आता है। ऐसे वैदिक सभ्यता का पाठ्य पुस्तक बहुत लंबा है, लेकिन हम लोग अपने पाठ्य पुस्तक के मुख्य बिंदु के तरफ केंद्र बना करके और उसका स्टडी करेंगे। तो आइए मित्रों, आज हम लोग आदि ऐतिहासिक काल के वैदिक सभ्यता का विवरण देखते हैं और अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले वैदिक काल में हम लोग देखेंगे कि 1500 से लेकर 600 बीसी तक के लगभग के समय को वैदिक काल का समय माना गया है और इसे दो भागों में बांटा गया है, उत्तर वैदिक काल और पहले पूर्व वैदिक काल और फिर उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल अर्थात ऋग वैदिक काल, जिस समय ऋग्वेद का निर्माण हुआ, तो इसका नाम वेद के आधार पर ही रखा गया था। फिर हम लोग देखते हैं उत्तर वैदिक काल, यानी जो बाद का काल है, जब ऋग्वेद का निर्माण हुआ उसके बाद का काल लगभग 600 तक के समय को, ईसा पूर्व बीसी के समय को। तो हम लोग देखते हैं कि पूर्व वैदिक काल में वेद और वेद का आधार क्या है, जिसके आधार पे हम लोग आज मानते हैं, यानी उसका साक्ष्य क्या है। और फिर हम लोग देखेंगे वेद कितने प्रकार का है। फिर हम लोग देखेंगे कि ये वेद नाम कहाँ से आया, इसके जानकारी का स्रोत क्या है, इसके निर्माता कौन थे, और फिर वेद से संबंधित उस समय के उपासना के आधार पर कुछ देवता का नाम पढ़ेंगे जो फैक्ट के रूप में होगा और एग्ज़ाम के लिए बहुत उपयोगी है। फिर हम लोग वेद से संबंधित कुछ मुख्य बिंदु को देखेंगे और फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि उत्तर वैदिक काल और पूर्व वैदिक काल में सामाजिक आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक क्या क्या परिवर्तन हुआ और क्या क्या मुख्य बिंदु है। जैसे हम लोग सिंधु सभ्यता में देखे हैं कि कैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक या धार्मिक परिवर्तन हुआ या क्या स्थिति थी, उसी तरह से हम लोग वैदिक सभ्यता में भी उत्तर वैदिक काल और पूर्व वैदिक काल का क्रमशः अध्ययन करेंगे। तो आइए मित्रों, आज का अध्ययन हम लोग करते हैं वैदिक काल से। और वैदिक काल में सबसे पहले देखेंगे कि वैदिक काल का जो विभाजन है अध्ययन के आधार पे एवं वेद के निर्माण के आधार पे दो भागों में समय काल के आधार पे कर दिया गया था, जिसमें प्रथम भाग है 1500 से 1000 बीसी तक, ईसा पूर्व तक। इसे ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस समय ऋग्वेद का निर्माण हुआ था। फिर हम लोग बात करेंगे उत्तर वैदिक काल। किस काल का? उत्तर वैदिक काल, यानी ऋग्वैदिक काल के बाद का समय, लगभग 1000 से कहाँ तक? लगभग 1000 से 600 बीसी तक। देखेंगे यहाँ लिख रखे हैं 1000 से 600 बीसी तक। अगर हम लोग वैदिक काल का परिचय लें तो सबसे पहले हम लोगों को याद रखना है, और ये सारा शब्द एक एक लाइन परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है। यदि आप इसको रट लेते हैं, पढ़ लेते हैं और फिर समझ लेते हैं और बार बार इस क्लास को देख लेते हैं तो अवश्य ही आपके एग्ज़ाम में ये बहुत सहायक सिद्ध होगा और प्रत्येक एग्ज़ाम में आप कुछ न कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स ला पाएंगे। तो हम लोग बात करेंगे कि वैदिक सभ्यता में जो परिचय है, सबसे पहले ये वैदिक वर्ड कहाँ से आया। तो वैदिक शब्द जो है वेद से आया। कहाँ से आया? वेद से। और वेद जिसका अर्थ क्या होता है, वैदिक शब्द कहाँ से आया है? तो वेद से आया है, और जिसका अर्थ क्या होता है? ज्ञान, नॉलेज। हम लोग वैदिक शब्द की बात करते हैं
तो ये बिल्कुल नहीं सोचेंगे कि ये धर्म वाली बात है, अंधविश्वास वाली बात है। नहीं दोस्तों, वैदिक शब्द जो है वो वेद से आया और वेद का मीनिंग ही होता है ज्ञान, नॉलेज। अब हम लोग बात करते हैं कि इसके निर्माता कौन थे, तो माना जाता है कि आर्यन रेस के लोग थे इसके निर्माता। कौन थे? आर्य थे इसके निर्माता। और आर्य का अर्थ अगर देखा जाए तो श्रेष्ठ होता है, सबसे अच्छा, श्रेष्ठ। आर्य जो है ये देखते हैं तो ये शब्द कौन सा शब्द है, तो संस्कृत शब्द है। दोस्तों, प्रत्येक लाइन जो आपको इस क्लास के द्वारा दिया जा रहा है एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग देखेंगे कि जब वैदिक सभ्यता की बात करते हैं तो वैदिक सभ्यता का निर्माण किसके द्वारा किया गया, तो आर्यों के द्वारा किया गया था। और आर्य का अर्थ क्या होता है, तो संस्कृत भाषा के आधार पे आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। जबकि हम लोग देख लिए हैं कि वैदिक शब्द का अर्थ क्या होता है, तो ज्ञान यानी नॉलेज। हम लोग फिर बात करेंगे कि ये आर्य लोग कौन थे, इनका निवास स्थान कौन था। तो इतिहासकारों में मतभेद है, विभिन्न इतिहासकारों ने अलग अलग अपना मत दिया, जिसमें कुछ प्रमुख मान्य है उसे हम लोग यहाँ देखेंगे जो एग्जाम में अक्सर आया करता है। हम लोग देखेंगे मैक्स शुमोलर नाम के इतिहासकार ने जो आर्यों का जो निवास मूल स्थान है उसे बताया मध्य एशिया से आए हैं। कहाँ से आए हैं, तो आर्य मध्य एशिया से आए थे। जबकि डॉक्टर संपूर्णानंद इतिहासकार थे, उन्होंने कहा कि आर्य मध्य एशिया से नहीं आए थे, ये आल्पस पर्वत के आसपास। आल्पस पर्वत आपको याद होगा, आपको पता होगा कि इस जगह को हम लोग यूरेशिया के नाम से जानते हैं। तो इनके अनुसार, किनके अनुसार, संपूर्णानंद के अनुसार, डॉक्टर संपूर्णानंद के अनुसार आर्यों का मूल निवास कहाँ था, तो यूरेशिया अर्थात आल्पस पर्वत। जबकि हमारे बाल गंगाधर तिलक जी के अनुसार आर्यों का मुख्य निवास जो था उत्तरी ध्रुव यानी वो बर्फीली जगह से आए थे, आर्कटिक से। कहाँ से आए थे, आर्कटिक से। किनके अनुसार, बाल गंगाधर तिलक के अनुसार। और हम लोग देखेंगे कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्यों का मूल निवास तिब्बत माना है। कहाँ माना है, तिब्बत माना है। तो ये भी हम लोग याद रखेंगे कि दयानंद सरस्वती जी के अनुसार आर्यों का मूल निवास कौन है, तो तिब्बत है। तो इस तरह से देखते हैं कि शब्द वैदिक है जिसका अर्थ ज्ञान है, जबकि निर्माता आर्य को माना गया है जिसका संस्कृत में अर्थ देख चुके हैं श्रेष्ठ है। मूल निवासी मध्य एशिया, यूरेशिया, आर्कटिक और तिब्बत। अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग जगह से स्रोत देखा है। जबकि हम लोग जब इसके जानकारी या स्रोत या प्रमाण की बात करते हैं तो सबसे पहले इसका प्रमाण हम लोग दो जगह से प्राप्त करते हैं, एक साहित्यिक स्रोत और एक पुरातात्विक स्रोत। कौन कौन से, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। तो हम लोग देखेंगे साहित्यिक स्रोत में क्या क्या हम लोगों को पता है। ऋग्वेद हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि ऋग्वैदिक काल को ही पूर्व वैदिक काल यानी पहले वाला भाग है। सबसे पहले इसी वेद का निर्माण हुआ था, इसीलिए इसे पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल के नाम से भी जाना जाता है। और साहित्यिक स्रोत का सबसे साक्ष्य प्रमाण जो है ऋग्वैदिक काल, ऋग्वेद ही हैं। फिर हम लोग बात करते हैं सामवेद का, फिर हम लोग बात करते हैं यजुर्वेद का, फिर हम लोग बात करते हैं अथर्ववेद का। तो हम लोग इस तरह से देखते हैं कि कई वेद है और वेद में भी कई उपवेद है। बाद में हम लोग देखेंगे कि इससे संबंधित आरण्यक होगा, उपनिषद होगा, उसका भी नाम जो प्रमुख है वो याद करेंगे और याद करने के लिए लिखेंगे और फिर उसको समझेंगे। अब हम लोग बात करते हैं पुरातात्विक स्रोत कि क्या इतिहासकारों के द्वारा कुछ पुरातात्विक प्रमाण प्राप्त हुआ और उसके आधार पे इसकी जानकारी प्राप्त होती है। तो पुरातात्विक स्रोतों में 1400 BC हम लोग यहाँ देख रहे हैं 1500 से लगभग 1000, ये सारा समय काल लगभग में होता है, क्योंकि इतिहास में
जो मुख्य रूप से प्राग ऐतिहासिक या आदि ऐतिहासिक काल है उसका समय निश्चित होना थोड़ा मुश्किल है, अनुमानतः प्रमाण के आधार पे ये माना जाता है। तो हम लोग देखते हैं 1400 BC के अभिलेख से इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य आदि का उल्लेख मिलता है। तो हम लोग इसके आधार पे पुरातात्विक स्रोत के आधार पे इन लोगों का नाम इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य आदि को इनके देवता के रूप में आगे चल के पढ़ेंगे। हम लोग देखते हैं कि जहाँ पूरा पूर्व वैदिक काल है वहाँ पे पूर्व वैदिक काल को गौरिक मृद भांड यानी ओशीपी, शॉर्ट में क्या ओशीपी, जबकि उत्तर वैदिक काल को चित्रित धूसर मृदकांड PGW के नाम से जाना जाता है। और जो इस समय के मृदभांड प्राप्त हुए हैं उसके आधार पे, जबकि फिर उत्तर वैदिक काल में जो मृदभांड प्राप्त हुए हैं उसके आधार पे भी हम लोग इसकी जानकारी और कुछ प्रमाण प्राप्त करते हैं। और इसके आधार पे हम लोग देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल और पूर्व वैदिक काल के समय में क्या क्या हुआ था। तो मित्रों हम लोग अगले क्लास में बात करेंगे हम लोग अगले क्लास में बात करेंगे कि कैसे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद है और इसका मुख्य बिंदु क्या है, इसमें मुख्य पॉइंट क्या है जो परीक्षा में आता है, और इसके उपनिषद, आरण्यक कौन कौन से हैं, और कुछ प्रमुख देवता की बात करेंगे। फिर हम लोग उत्तर वैदिक काल और पूर्व वैदिक काल में परिवर्तन, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक या धार्मिक परिवर्तन या उस समय के स्थिति का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार मित्रों। अब हम लोग फिर से नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक आप इस सभी क्लास का बार बार रिवीजन कीजिए और बार बार वीडियो देखा कीजिए। थैंक यू, बाय।